अगर आप देखेंगे एआई सेक्टर जो है उसमें भारत का निवेश, अगर आप देखेंगे भारत कितना निवेश कर रहा है, तो कमिटेड निवेश जो है, अगर आप देखेंगे कमिटेड निवेश वो है 6,30,000 करोड़। 6,30,000 करोड़ का कमिटेड निवेश। मोदी कैसे भारत को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जहां सब कुछ एआई से चलना है, यह माना जा रहा है, और एआई ही इस दुनिया को चलाने वाला नया एनर्जी या ईंधन बनेगा। आप देखिए, एआई की अहमियत को समझते हुए पीएम मोदी भी इस रेस में भारत को आगे रखने के लिए लग गए। एआई के सेक्टर में तगड़ा निवेश हो रहा है, और अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इसको लेकर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात यह नहीं कि आयोजन हो गया। भारत, अगर आप देखेंगे एआई सेक्टर जो है उसमें भारत का निवेश, अगर आप देखेंगे भारत कितना निवेश कर रहा है, तो कमिटेड निवेश जो है, अगर आप देखेंगे कमिटेड निवेश वो है 6,30,000 करोड़। 6,30,000 करोड़ का कमिटेड निवेश भारत में हो रहा है, और निवेश का ऐलान 1,80,000 करोड़ का। आने वाले कुछ महीनों में निवेश की संभावना जो है, आने वाले समय में वो संभावना कितनी है बॉस? 18 लाख करोड़ बॉस, 18 लाख करोड़। यह भारत की तैयारी चल रही है एआई को लेकर, और यह 18 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज की किश्त का 100 गुना है। यानी जितना पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज की किश्त मिलती है अपना देश चलाने के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा का निवेश भारत एआई सेक्टर में अगले कुछ महीनों में भारत में हो सकता है। हमने आपको पाठशाला में यह बताया था कि कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां साल 2030 तक भारत में $68 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने जा रही। दुनिया भारत की तरफ देख रही है हर मामले में बॉस, चाहे वो एआई सेक्टर ही क्यों ना हो। भारत में एआई के सेक्टर में तगड़ा निवेश इसलिए आने जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी देश में एआई का इकोसिस्टम, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप करने में लगे। आप देखिए कि मोदी सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए कर क्या क्या रही है। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च कर दिया था। मार्च 2024 भारत में एआई के इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए 10,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और सिर्फ 24 महीने के अंदर ही इंडिया एआई मिशन ने भारत में एआई इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन सेटअप कर दिया। 38,000 से ज्यादा जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है, जिसकी सुविधा भारत के स्टार्टअप और एकेडमिक सेक्टर को अफोर्डेबल रेट पर दी जा रही। ऐसी 12 टीम शॉर्टलिस्ट की गई है जो इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल्स को डेवलप करे या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बनाए। भारत की जरूरतों के मुताबिक एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। करीब 8,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट, 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 500 पीएचडी छात्रों को टैलेंट डेवलपमेंट में सपोर्ट दिया जा रहा है। 27 डेटा और एआई लैब स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 543 और बनाने की योजना है। यानी नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जैसे जैसे एआई गति पकड़े वैसे वैसे भारत की गति उससे मैच होती चली जाए। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो शुरू से ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहे। जब वो सीएम भी थे ना, तब भी वो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की मदद लेते थे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी वो टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस को टाइट किए हुए हैं, और इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से देश के किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट्स का काम आसान हो। किसानों की मदद के लिए तो पीएम मोदी एआई की क्रांति लाने पर काम कर रहे हैं। कल ही किसानों के लिए एक एआई पावर्ड टूल लॉन्च होने वाला है। मोदी सरकार भारत विस्तार नाम का एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल लॉन्च करने जा रही है। इस एआई टूल के जरिए किसानों को तकनीकी मदद आसान तरीके से सरल भाषा में पहुंचाई जा सकेगी। यह टूल किसानों को उनकी भाषा में खेती से जुड़ी जानकारी देगा, मोबाइल ऐप और फोन कॉल पर उपलब्ध होगा। यह डिजिटल मदद किसानों को 24 घंटे मिल पाएगी। इसमें भारती नाम का एआई वॉइस असिस्टेंट होगा। यह एआई टूल किसानों को खेती, मौसम, सरकारी योजनाओं की जानकारी हर चीज में मदद करेगा और उनकी भाषा में करेगा। भारत में एआई समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही क्योंकि इस एआई समिट का जो निचोड़ निकलेगा वो उस ग्लोबल साउथ की किस्मत तय करेगा जिसमें दुनिया की करीब 80% से ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इस मामले में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं
उन्हें भी यूएन के जनरल सेक्रेटरी का बयान सुनना चाहिए। आप देखिए कि एआई के सेक्टर में क्या क्या नहीं हो रहा। अभी हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था तो उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए भी एआई की मदद ली गई थी। दावा है कि एंथ्रोपिक पहला एआई मॉडल डेवलपर था जिसे पेंटागन ने सीक्रेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। एक तरफ एआई पर नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप का दम ग्लोबल एआई समिट में दिख रहा है। वहीं एक लीडरशिप राहुल गांधी की भी है, जिसमें इंडी गठबंधन तो क्या, कांग्रेस के खुद के लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में तो विद्रोह जैसे हालात बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी की सुई ट्रेड डील पर अटकी है, उधर उनके साथ कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटीरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। इज पवन खेरा और इवन केसी वेणुगोपाल गोइंग टू डिटरमिन whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. यानी राहुल गांधी के जो आजकल खास है, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये कौन है जो मुझे निकाल देंगे? भाई निकालेंगे तो अध्यक्ष निकालेंगे ना। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर से नाराज, क्योंकि जिस केरल में राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस केरल को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता दिया। एज अ कांग्रेसमैन, I want the UDF to win. As a Gandhian, I'm obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Sri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India, except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बताइए, पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बातों से कांग्रेस में भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर उनके आसपास के लोगों पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनको लगता था मणिशंकर अय्यर सिर्फ मोदी को गाली देंगे, नीच बताएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने खुलकर जो बोल दिया वो खुला विद्रोह है राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ।